ओके, आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। अटेंडेंस हम बनाते हैं तो आप लोग बार बार कहते हैं सर मेरा नहीं बना, या ये मेरा अटेंडेंस बना दीजिए। एक्चुअली ये नेटवर्क में किसका एग्जाम्पल है? कैन यू गेस? अभी भी पढ़ ही रहे हैं, वही टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं जिससे आपको लाइव समझ में भी आ जाए कि जो हम अभी पढ़े हैं वही काम हम कंप्यूटर पे डेली बेसिस पे करते हैं। कोई गेस करेंगे? अच्छा ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा था सर आरपीसी के फाइल बारे में ट्रांसफर। किसने मुझसे पूछा था आरपीसी के बारे में? नेम कौन है? शशिकांत आप पूछे थे? नो सर, गौतम पूछा गौतम था। पूछा था। गौतम पूछा था। गौतम पूछा था। रिमोट प्रोसीजर कॉल बेसिकली जब भी कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, रिप्लाई लॉस्ट हो जाता है, तो आरपीसी हम करते हैं। आरपीसी से बेनिफिट होता है, फिर से कमांड रिसेंड किया जाता है, फिर से इन्वोक किया जाता है और फिर से एक्नॉलेज किया जाता है। और यही चीज तो हो रहा है अभी। जैसे इससे पहले सेक्शन बी का बोला था रोल नंबर 5 कि सर मैंने बोला था पर नेटवर्क की वजह से आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं गया और टाइप भी नहीं कर पाए, और फाइनली अभी बोल रहे हैं। तो ये क्या है कि अगर आरपीसी का कॉन्सेप्ट यहाँ होता भी नहीं तो क्या ये रीसेंड कर सकता था अपना रिक्वेस्ट? पॉसिबल नहीं है। आरपीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बार बार हम इन्वोक करते हैं, रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं सर्वर को कि वो रिस्पॉन्ड करे, और उसके मतलब कि प्रॉब्लम जो भी रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करके उसके सामने सर, शो करे। आरपीसी का फुल फॉर्म? रिमोट प्रोसीजर कॉल। आप रिमोट एरिया में हैं। रिमोट का मतलब गांव में नहीं समझिए। यू आर फार अवे फ्रॉम मी। मे बी आप विलेज में होंगे, मे बी किसी और डिस्ट्रिक्ट में होंगे, या हो सकता है मे बी एट डिफरेंट स्टेट, किसी और स्टेट में होंगे। पॉसिबल है। या कैंपस में ही होंगे, आईएसएम कैंपस में ही बैठे होंगे। तो रिमोटली हम आप मुझे कॉल कर रहे हैं और उस हिसाब से हम आपको डेटा को प्रोसेस में डालते हैं, और फाइनली वो एक्सेसिबल हो जाता है आपके लिए। एक्सेसिबल का मतलब क्या है कि आपका मार्क हो जाता है, अटेंडेंस मार्क होना भी तो एक्सेसिबल होगा। दैट मीन्स यू हैव एक्सेस योर डेटा। तो आरपीसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये। आप कभी ये बात अब नहीं भूलेंगे मुझे लगता है कि आप रिमोटली रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, मैं आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, रीड करता हूँ पहले कि क्या सही है क्या नहीं है। रीड कैसे करता हूँ कि वहां जैसे इन्वोक होता है, जैसे अभी मेरे सिस्टम पे आदर्श कुमार का आ रहा है, फिर उसके बाद अमित राज का आ गया। ये बार बार दिख रहा है कि ये लोग कंटिन्यूस हैं, और जैसे ही कोई लेफ्ट हो रहा है तो यहाँ मुझे दिख रहा है। तो यहाँ मैं रीड करूंगा फिर प्रोसेस भी करूंगा। रोल नंबर 5 जब कुछ बोल रहा था तो यहाँ मुझे दिख रहा था कि इज अवेलेबल नाउ। तो इसको प्रोसेसिंग में करते हैं, और एक्नॉलेजमेंट हम तब करते हैं। मैं एक्नॉलेजमेंट मतलब कि मैं आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, या नेगेटिव भी कर सकता हूँ कि नहीं आप प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट नहीं है, बट रिस्पॉन्स हो रहा है यहाँ। यही हमारा आरपीसी है, इसको भूलिएगा मत। ये हर जगह काम देता है, और वो नेटवर्क में होना चाहिए। बिल्कुल नेटवर्क में होना चाहिए। चाहे वॉइस कॉल है हमारा, या कोई वीडियो कॉल है, या किसी तरह से चैट प्रोसेस कर रहे हैं। वॉइस और ऑडियो हमारा मल्टीमीडिया सेक्शन में आता है, याद सर, रखिएगा। रिमोटली इसका कितने मतलब प्रकार का? रिमोटली। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, रिमोटली। हेलो। रिमोटली क्या बोले? सर, अरे कि, बोलिए। स्पीक स्पीक अप। आपका आवाज कट रहा है सर क्या? कितने तरह का होता है, मतलब कितने प्रकार का होता है? हेलो सर, नेटवर्क नहीं अभी कट रहा प्रॉब्लम था, तो अब नहीं है? सुनाई दे दिया कि हेलो। रिमोटली कितने होते हैं। रिमोटली एक्चुअली रिमोट हम बेसिकली यहाँ जो बात कर रहे हैं, रिमोट मतलब विच इज फार अवे फ्रॉम अस, विच इज अवे फ्रॉम अस ले लीजिए। सर, एक डेस्कटॉप, और मान लीजिए एक डेस्कटॉप को दूसरे डेस्कटॉप से एक्सेस करते हैं तो दूसरे डेस्कटॉप पे वर्क नहीं कर सकते, वो एक तरह का होता है। अभी यहाँ पे आप उधर से टाइप कर सकते हैं, हम इधर से टाइप कर सकते हैं, ये दूसरा हुआ। मैं कह रहा हूँ कि मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ और आप अपने डेस्कटॉप मान लीजिए सर, हम नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं। अब मान लीजिए एक पास में दो डेस्कटॉप है, ठीक है? रहा हूँ और आप अपने मान लीजिए सर, हम नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं। डेस्कटॉप। अब मान लीजिए एक पास में दो डेस्कटॉप है, ठीक है? हम्म। अगर हम अपने डेस्कटॉप पे दूसरे डेस्कटॉप को एक्सेस करते हैं
तो हम वो जिसको एक्सेस करते हैं उस पे वहां पे काम नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे एक्सेस करते हैं वहां पे काम कर सकते हैं उस वाले डेस्कटॉप पे। ये थोड़ा सा आपने एडवांस वाला कर दिया था, ये हम लोग कंपनी में करते थे। हम लोग यूज करते थे VMware वर्चुअल मशीन। यूज होता है, उसका टॉपिक यस होता सर। है। पता नहीं बीसीए में ये बात बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं पता। लेकिन ये VMware पढ़े होता है। हैं ना, VMware पढ़े हैं ये ना, तो इसे पूछ लें थोड़ा। हाँ। पढ़े हैं। बीसीए में नहीं है कॉन्सेप्ट ये सब। यस सर कॉन्सेप्ट में नहीं है VMware। सर, मतलब हाँ सर, उतना ज्यादा ऑपरेटिंग अच्छी सिस्टम। नहीं है। ओके ठीक है। सर तो ऑपरेटिंग सिस्टम उससे पढ़े थे। उससे क्या होता था कि हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो अपने सिस्टम में ज्यादा दूर नहीं है, एक से दूसरा कैबिन है, हमारे सिस्टम यस पे सर। हम क्या कर रहे हैं वो पूरा एक्सेस कर रहा था। दिस इज डन थ्रू VMware रिमोटली का। एक्चुअली जो हम लोग माइंड में सेट किए हुए हैं, बेसिकली ये होता है, दे मे हैव सम ज्योग्राफिकल लोकेशंस, डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन का क्या मतलब है कि हम ISM है, आप मतलब कि पटना में या हाजीपुर में, दरभंगा में, कहीं भी, या दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, कहीं भी बैठे हुए हैं, या अब्रॉड में है। दिस इज थिंग्स दैट इज हैपनिंग थ्रू VMware। अब दूसरी बात है कि वे VMware भी हटा दे, ये रिमोट भी हटा दे, ये सब की हमें जरूरत नहीं। अगर नेटवर्क के थ्रू है तो हम किसी भी फाइल को शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मेरे कंप्यूटर में प्रिंटर नहीं लगा हुआ है, नेटवर्क के थ्रू है ना। और यहाँ भी RPC का कॉन्सेप्ट ही तो है। हमने रिक्वेस्ट सेंड किया किसको, प्रिंटर को, प्रिंटर रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं? ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है और मेरे सिस्टम में नहीं कनेक्टेड है, किसी दूसरे बिल्डिंग में है, वहां प्रिंटिंग हो रही है। तो ये कोई बोल रहा है क्या? नहीं, अच्छा। तो ये सब चीजें पॉसिबल ये है क्योंकि जब भी कोई नेटवर्क के थ्रू होगा, और हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो पहले ही बता दिए कि NFS क्लाइंट है, NFS सर्वर है, बोथ आर थ्रू नेटवर्क ओनली। नेटवर्क के बिना पॉसिबल ही नहीं होगा, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा वहां। आप बोलेंगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा, मैं बोलूंगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। और ये तभी हम एक्सचेंज और शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं व्हेन वी आर बोथ अंडर द नेटवर्क। हम लोग दोनों नेटवर्क के अंदर होंगे तभी वो चीज पॉसिबल होगी, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। और यही NFS, लेकिन NFS हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए आपके कंप्यूटर का सारा डेटा मेरे कंप्यूटर पे चाहिए। मुझे आपसे मांगना नहीं है, बार बार नहीं मांगूंगा मैं, मेरे कंप्यूटर पे चाहिए, मुझे अभी जरूरत है, यूज करना है, एक्सेस करना है। ये कैसे संभव होगा? दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू NFS सिस्टम्स। इसलिए सन माइक्रो सिस्टम ने इतना एडवांस चीज बनाया था और काफी ये लाइट में आया था। और यही फीचर्स हमारा यूज कहाँ किया गया था? विंडो 2000 में, विंडो NT में। उस वक्त हम लोग पढ़ते थे, उस वक्त 2003 की बात बता रहा हूं। चलिए आगे आप और भी हम बढ़ते हैं। आई होप इस टॉपिक जल्दी से खत्म करें क्योंकि टाइम होने ही वाला है, ओनली 15 मिनट लेफ्ट। सो अब हमारे पास है कैचिंग एंड रेप्लिकेशंस। ये बिल्कुल समझने कि व्हाट इज कैचिंग एंड व्हाट इज रेप्लिकेशंस। तो कैचिंग रेफर टू द एबिलिटी टू एक्सेस डेटा फ्रॉम within the distributed systems itself instead of relying on separate system of record। देखिए ये क्या कह रहा है कि टू एक्सेस डेटा फ्रॉम विद इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब क्या बताया कि मतलब कि वो फाइल अलग अलग जगह पे आपका है, तो हम एक ही सिस्टम पे डिपेंड होने के बजाय हम डिफरेंट सिस्टम को यूज कर सकते हैं। ये हमारा कैचिंग का एक अच्छी फीचर्स है, जो हम कोई भी डेटा को हम कहीं से भी हम ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। क्लाइंट क्या करता है? ओपन कमांड के थ्रू सर्वर से आस्क करता है, पूछता है कि जो भी डेटा उसको प्रोवाइड किया जा रहा है वो अप टू डेट है कि नहीं। जब फाइल को ओपन करता है तो क्लाइंट उसको प्रोसेस भी करता है। प्रोसेस का क्या मतलब है? मान लिया कि आपने डॉक्यूमेंटेशन किया, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और आपका डेटा कहाँ है? पटना में है। आप उस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं और उसको कुछ अपडेट करना चाहते हो, डेफिनेटली कुछ टाइपिंग कर रहे हैं आप, उसमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं या कुछ ओल्ड को डिलीट कर रहे हैं। जो भी फाइल या जो भी आपको टेक्स्ट की जरूरत नहीं है या जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है उसको आप डिलीट करते जा रहे हैं। तो आप उस फाइल को जैसे ही सेव करेंगे 30 सेकेंड के बाद सर्वर क्या करता है? उसको फ्लश करता है। फ्लश का मतलब रिफ्रेश करेगा यहाँ,
डेटा रिफ्रेश होगा, जो भी क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करेगा उसे सेम डेटा मिल जाएगा। रेप्लिकेसी का यहाँ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डेटा मल्टीपल कॉपी में क्रिएट होता। डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में मतलब कि मल्टीपल डेटा होता है, सो दैट कि अदर क्लाइंट भी उस डेटा को एक्सेस कर सके। So catching and replication play important role in NFS systems, क्योंकि सिर्फ आप ही रिक्वेस्ट नहीं करोगे, there is so many clients which access the same data at the same period of time. So catching and replication play a vital role over here. So open delegations, ये वर्ड समझिए डेलीगेशन क्या होता है। यहाँ वैसे डायग्राम में बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है और इस चीज को आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्लाइंट क्लाइंट जो है को रिक्वेस्ट कर रहा है किसी फाइल के लिए, तो सर्वर क्या है उसको डेलीगेट कर रहा है। डेलीगेट का क्या मतलब हुआ कि वो अवेलेबल कर देता है फाइल आपके सामने, जो आपके सामने फाइल को डेलीगेट कर देता है। डेलीगेट का मतलब क्या है कि बार बार आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत है कि मुझे ये फाइल दो, मुझे वो फाइल दो। नो, वन टाइम फाइल इज अवेलेबल, यू कैन एक्सेस इट व्हेनेवर इट रिक्वायर्ड। तो सो दिस इज द ओपन डेलीगेशंस एंड यू कैन एक्सेस एनी डेटा एट एनी टाइम। तो ये था हमारा डेलीगेशन का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि क्लाइंट ने फाइल की रिक्वेस्ट किया, सर्वर डेलीगेट किया, सर्वर रिकॉल द डेलीगेशंस एंड क्लाइंट रिटर्न द फाइल्स। मतलब कि जब क्लाइंट उस चीज को यूज कर लेता है तो क्लाइंट को फाइल रिटर्न करनी पड़ती है। और रिटर्न का क्या मतलब है कि जैसे रिटर्न करेगा तो आप ऊपर देख रहे हैं कि सर्वर क्या करता है, हर 30 सेकेंड में फ्लश करता है, यानी कि उस फाइल को रिफ्रेश करता है, कुछ अपडेशन शो करता है कि कुछ फाइल को अपडेट किया गया है। लास्ट हमारा है फॉल्ट टॉलरेंस का टॉपिक। यहाँ आप देख रहे हैं कि अप अंटिल V4 यानी कि V3 V2 की बात यहाँ हो रही है। फॉल्ट टॉलरेंस बहुत ही आसान था क्योंकि वहां स्टेटलेस सर्वर था। बट इन V4 दिस प्रॉब्लम इज reduced. Now stateless servers have their delegates matter to the client. डेलीगेट मैटर टू द क्लाइंट का क्या मतलब है कि उसे पता है कि किस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड किया, उसका स्टेट क्या है, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होते, इसलिए उसके पास फाइल रहता है, जो भी फाइल की जरूरत होती है दे कैन एक्सेस दोस फाइल्स। आरपीसी फेल्योर यहाँ क्या हो रहा है, व्हेन रिप्लाई इज लॉस्ट रीट्रांसफर में ट्रिगर्स। जैसे ही फेल हो गया कोई डेटा, मतलब कि आप डेटा रिक्वेस्ट किए लेकिन टाइम स्लैम जो है टाइम स्लाइस इंक्रीज हो रहा है, तो इन दैट केस रिक्वेस्ट फेल हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, रिप्लाई लॉस्ट हो जाता है, तो फिर से मल्टीपल इन्वोकेशन करना पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए डुप्लीकेट रिक्वेस्ट किया जाता है, ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई किया जाता है और फाइनली आप उस फाइल को देख सकते हैं। आप देखिए डायग्राम ए बी सी, तीन डायग्राम दिया हुआ है। इन द फर्स्ट डायग्राम ऑब्वियसली टाइम इज द मेजर कंसर्न ओवर हियर। आइडेंटिफायर है 1 2 3 4, रिक्वेस्ट सेंड किया, टाइम कम है, प्रोसेस में इसको रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया गया। नाउ सर्वर क्या कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है। देखिए दोनों का टाइम स्लाइस इंक्रीज कर दिया गया। क्लाइंट एंड सर्वर 1 2 3 4 आईडी रिमेन द सेम, फिर भी क्लाइंट मतलब सर्वर जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है टाइम के हिसाब से। हो सकता है कि रिक्वेस्ट डिले में हो जाए लेकिन रिप्लाई आ रही है। लेकिन वही देखिए यहाँ ऐसा है कि रिक्वेस्ट आया, टाइम इंक्रीज हो गया बहुत ज्यादा और रिप्लाई इज लॉस्ट। अगेन फिर से सेंड करना पड़ा, फिर से रिक्वेस्ट को सेंड करना पड़ा एंड फाइनली सर्वर सेंड द डेटा। सो retransmission occur here when the reply is lost. So this is the best example of fault tolerance. Fault सर tolerance का माउस से बताइए ना, समझ में नहीं आया। कौन सा माउस से, अच्छा अच्छा माउस भी कल। ओके देखिए यहाँ फर्स्ट आई थिंक ये कर्सर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? यस सर। ओके ठीक है। क्लाइंट के एंड से रिक्वेस्ट किया 1 2 3 4, इस आईडी से रिक्वेस्ट हुआ, प्रोसेसिंग में चली गई। क्लाइंट फिर से रिक्वेस्ट भेजा तो फाइनली प्रोसेस में तो था ही डेटा, ये रिप्लाई किया सर्वर ने। अब देखिए इस रिक्वेस्ट को जो है थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं क्योंकि रिक्वेस्ट हमें क्लाइंट करता रहेगा जब तक उसका रिस्पॉन्स सर्वर ना दे। फिर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड किया और इसको प्रोसेसिंग में
कैश के पास चला जाता है, फाइनली ये प्रोसेसिंग में होता है। लेकिन ये मतलब कि रिक्वेस्ट में डिले फिर से हो रहा है, यहाँ देखिए कितना लॉन्ग ड्यूरेशन कर दिया है, और फाइनली फिर भी सेंड किया, स्टिल इट इज अंडर द प्रोसेस, still under the process, and server again respond to the client। लेकिन यहां देखिए कि सी द डिफरेंस इन द टाइम स्लाइस। टाइम वहां दिया हुआ नहीं कि 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड, वैसे होता है अगर नेट पे सर्च करें तो वाकई में टाइम दिया जाता है। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया कैश के पास, ये सर्वर जो है इसको प्रोसेसिंग में, इसके रिक्वेस्ट को प्रोसेस में देता है, और फिर से रिक्वेस्ट नहीं आया तो फाइनली हम सर्वर क्या करता है कि उसको रिप्लाई को लॉस्ट हो जाता है। फिर से रिक्वेस्ट आता है, अभी कहाँ गए कल, हाँ फिर से रिक्वेस्ट आता है 1 2 3 4, तो उन्होंने देखा कि अगेन द सेम रिक्वेस्ट कम, देन सर्वर रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। आप कहेंगे कि सर ये मतलब कि सर्वर तो प्रोसेसिंग में ले गया तो सेंड क्यों नहीं किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्वियसली आप यहाँ इसका क्या होता है कि जैसे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड किया, सर्वर क्या करता है, प्रोसेस में करता है, प्रोसेस में करता है। सबका अपना अपना ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर है, ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर है। इस केस में तब क्या प्रॉब्लम आ जाती है? इस केस में प्रॉब्लम ये आ जाता है कि रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही क्लाइंट से सर्वर को नहीं आ रही है, मल्टीपल लोकेशन से आते हैं, और मल्टीपल लोकेशन से आते हैं तो कर्सर कहाँ भाग जाता है, ओके इधर है, मल्टीपल लोकेशन से उनको आ रहे हैं, और जब तक रिक्वेस्ट क्लाइंट के एंड से आता रहता है रिप्लाई सेंड करता रहता है। जैसे क्लाइंट के एंड से रिक्वेस्ट स्टॉप हो जाता है, सर्वर को लगता है कि नाउ द क्लाइंट नो मोर रिक्वायर्ड फॉर द डेटा। इन दैट केस व्हाट हैपन, द सर्वर टर्मिनेट द रिक्वेस्ट एंड दे विल प्रोसेस द डेटा फॉर सम अदर क्लाइंट, किसी और क्लाइंट के लिए वो प्रोसेसिंग में डाल देता है। इसीलिए जब रिप्लाई लॉस्ट होता है तो रिट्रांसमिशन में ट्रिगर, देखिए ना, रिट्रांसफर में ट्रिगर, फिर से रिट्रांसमिशन करना पड़ेगा, तभी तो रिक्वेस्ट को सर्वर एक्सेप्ट करेगा एंड फाइनली सेंड डेटा बैक टू द क्लाइंट। यहां देखिए रिकवर्ड सर्वर ऑफर क्लाइंट ग्रेस टू रिकम क्लेम द लॉक। यहां देखिए लॉकिंग एंड ओपन डेलीगेशन दिया, इसेंशियली बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिकवर्ड सर्वर ऑफर क्लाइंट ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड आप लोग को जानते होगा, आप लोग को कभी कभी हम कहते हैं ग्रेस मार्किंग करेंगे। ये ग्रेस मार्किंग होता क्या है? बोनस आपको दिया जाता है, इसका मतलब ये हुआ when period is over the server start its normal local manager function। यहाँ क्या कहने का मतलब है कि ग्रेस पीरियड मिलता है इतना टाइम में, फिर से रिक्वेस्ट आया तो डेफिनेटली ये हमारा डेटा, आपका डेटा सर्वर सेंड करेगा, नहीं तो वो टर्मिनेट कर देता है। तो रिक्लेम इज की फैसिलिटी आपको सर्वर प्रोवाइड करती है। तो यही था हमारा फॉल्ट टॉलरेंस। ये फॉल्ट टॉलरेंस V4 में एक अच्छी फीचर्स हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं, इससे रिड्यूस किया जाता है सारे प्रॉब्लम को। यानी कि आप फाइल हो, फोल्डर हो, डायरेक्टरी हो, अपने एंड से अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं जब भी आपकी जरूरत होगी। अब सिक्योरिटी की लेवल देखें, ओब्वियसली हाई लेवल सिक्योरिटी है, लेकिन सिक्योरिटी एक ऐसा कंसर्न है जो मेजर प्रॉब्लम, जितनी भी हाई सिक्योरिटी की जाती है कहीं ना कहीं लूप होल मिल ही जाता है। Still, we think that V4 is more secure sections. Secure RPC, system authentications, defense helpman key exchange, Kerberos, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें क्या, तो पहले में यूजर नेम पासवर्ड है, स्टार्ट की सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। इस सेशन के बीच में अगर मतलब कि ट्रांजेक्शन हुए तो डेफिनेटली कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जा सकता है। अगर एक सेशन के अंदर शेयरिंग या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो नहीं होगा, तो इसलिए सेशन की प्रोवाइड की जाती है कम्युनिकेशन के दौरान। कैबरोस में होता है कि टिकट प्रोवाइड की जाती है जिसके थ्रू आप शेयर डेटा कर सकते हैं। ये डिफरेंट 3 वे है जिससे मतलब का ऑथेंटिकेशन पॉसिबल होता है। ये तीनों चीज है इसलिए क्योंकि जब भी आप डेटा को एक्सचेंज करेंगे या शेयर करेंगे, तो फर्स्ट में तो यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत होगी या ग्रुप आईडी, सेकंड में सेशन की जरूरत होगी, थर्ड में टिकट की रिक्वायरमेंट होती है। आरपीसी सेक्शन, जीएसएस
एक्सेस कंट्रोल, तो ये बेसिकली जो होता है सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, जो आपके सिस्टम को, एनएफएस सिस्टम को, क्लाइंट एंड सर्वर को हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो होपफुली ये मतलब कि दो डिफरेंट प्रेजेंटेशन, एक तो सिंपल था, आप यहाँ देख रहे हैं कि एनएफएस सिस्टम के लिए, और दूसरा जो है कंप्लीट डेप्थ नॉलेज था। इस केस में आप देख रहे हैं कि पूरा डिटेल में मैंने एक एक चीज बताया है, और ये आपको क्लियर भी हुआ होगा, और बहुत टफ लैंग्वेज में नहीं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो नेक्स्ट जो होगा आपका, कल अगर कल तो वैसे शुरू करेंगे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑफलाइन पर्सन के लिए, अगर आप ऑनलाइन जैसे परसों, तो परसों में शुरू करूंगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो आई होप कितना टाइम हो गया, व्हाट इज टाइम राइट नाउ, ओके इट्स 11 मिनट्स। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, रिकैप कह रहा हूँ, अटेंडेंस मार्क कर देते हैं बिकॉज टाइम इज नाउ ओवर। BCA 5A, रोल नंबर 1, यस सर प्रेजेंट। 2, 3, 2 नहीं है, यस सर 3, यस सर दो दो आवाज आ रहे हैं। अच्छा, रोल नंबर 2 का होगा, रोल नंबर 3, यस सर रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, यस सर। रोल नंबर 6, यस सर। रोल नंबर 7, सेवन नहीं है, लेफ्ट, 8, यस सर। 9, हाँ यस सर। कोई बोल रहे हैं क्या आप? टाइम कम है, अटेंडेंस फटाफट लेने दीजिए, क्योंकि मैम दूसरा यस सर 9। रोल नंबर 2 हो चुका है, रोल नंबर 2 हो चुका है। 13, रोल नंबर 13, हाँ प्रेजेंट, रोल नंबर 13। रोल नंबर 14, अच्छा 18, रोल नंबर 18, यस सर 18। रोल नंबर 19, यस सर रोल नंबर 20, प्रेजेंट सर। 21, प्रेजेंट सर 22, 21 यस सर 22। 23, यस सर 24, यस सर BCA 5B, रोल नंबर 1, यस सर। रोल नंबर 2, यस सर 3, Yes, sir. 4, 5, 7, प्रेजेंट सर। 8, 8, 8 तो एब्सेंट है। 10, यस सर 10। 11, यस सर 12, 12, जल्दी जल्दी करो यार, ये लेफ्ट हो गए तो पहले बता दो। 13, यस सर। ओके 12। 12 ठीक है। 14, 13। यस सर। हाँ 13 हो चुका है। 14 हो गया। 17, 17, 19, 18, यस सर 17 शायद लेफ्ट हो गया है। कोई ऐसे हैं जो अभी बीच में ज्वाइन किए हैं, बता दीजिए। 12 हुआ है सर 12। कोई ऐसे हैं जो बीच में ज्वाइन किए हैं जिसने अटेंडेंस शुरू और अंत का नहीं हुआ हो, उसको भी थोड़ा सपोर्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, रीड द चैप्टर। थैंक यू सर।